हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनहांस योर स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, स्कॉटिश चौसरियन। इसका नाम है स्कॉटिश चौसरियन। कैसे पढ़ा, कौन कौन से स्कॉटिश चौसरियन थे, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, आज ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं और उनके जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके वर्क से भी पूछे गए हैं और कौन कौन से स्कॉटिश राइटर चौसरियन थे उनके बारे में भी पूछा गया है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स प्रोसीड करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो चौसर और जो टाइम पीरियड था वो 14th सेंचुरी का माना जाता है। और फ्रेंड्स, उनके टाइम पीरियड में जो 4 डायलेक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी वो थी ईस्ट मिडलैंड, नॉर्थर्न मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड सदर्न मिडलैंड। तो ये जो 4 डायलेक्ट थी उनके टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, बट चौसन ने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को चूज़ किया और उनके जितने भी वर्क्स हैं वो सारे ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में ही लिखे गए हैं। साथ ही साथ जो उनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे लाइक गोवर, लैंगलैंड, उन्होंने भी अपने वर्क्स में इसी डायलेक्ट को ही यूज़ किया और धीरे धीरे जो ये डायलेक्ट थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। जो आज हम इंग्लिश बोलते हैं ये हमारी इसी ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से ही निकल कर आई है। इसके बाद चौसन ने इंग्लिश को एक नया स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ किया, उसको रिफाइन किया, इसीलिए हम इंग्लिश पोइट्री का फादर उन्हें बोलते हैं। और धीरे धीरे जो इंग्लिश थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप होने लगी। इसके बाद स्कॉटलैंड का ही जो एक सदर्न पार्ट था वहाँ पर भी धीरे धीरे इंग्लिश अपने एक्साइटेंस में आ रही थी, वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। और वहाँ के जो कुछ राइटर्स थे वो चौसर के वर्क से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि धीरे धीरे उन्होंने भी लिटरेचर की तरफ अपना मुख मोड़ लिया और धीरे धीरे वो भी अपना राइटिंग लिटरेचर पर लिखना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। तो इस प्रकार से ये जो स्कॉटिश चौसरियन का एक ग्रुप तैयार हो गया, जिससे हम स्कॉटिश चौसरियन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने चौसर के वर्क्स से इन्फ्लुएंस हुए थे, उनके वर्क्स को उन्होंने पढ़ा और अपने वर्क्स में उनको एडॉप्ट किया, इसीलिए हम उनको स्कॉटिश चौसरियन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है कि किस प्रकार से स्कॉटिश चौसरियन का एक्साइटेंस हुआ। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि कौन कौन से स्कॉटिश चौसरियन थे और उनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क हैं। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है। तो उसमें जो सबसे पहले हैं जेम्स फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड है 1394 1496। ये जेम्स फर्स्ट वो नहीं है जो एलिजाबेथन यानी जो एलिजाबेथ क्वीन थी उनके बाद थ्रोन पर आए थे, इंग्लैंड के थ्रोन पर आए थे जेम्स फर्स्ट। ये स्कॉटलैंड के राइटर माने जाते हैं। तो ये उनका टाइम पीरियड है 1394 से 1436। नेक्स्ट है रॉबर्ट हेनिसन, 1400 से 1406 के अराउंड है। और इसके बाद थर्ड नंबर पर है विलियम डनबर, 1460 1530। नेक्स्ट गैविन डगलस, 1474 से 1522 का इनका टाइम पीरियड है। और लास्ट के जो स्कॉटिश चौसरियन है वो है सर डेविड लिंडसे, 1490 से 1555। तो ये है लिस्ट, आपको पता होनी चाहिए, आपको अच्छे से माइंड में आपको ये बिठा के रख लेना है कि कौन कौन से स्कॉटिश चौसरियन है, जिससे नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन कोई इससे रिलेटेड पूछा जाए तो आप उसको ईजिली तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आइए अब बढ़ते हैं, इन्हीं राइटरों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और उनके जो वर्क्स हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस प्रोसीड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जेम्स फर्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि उनका टाइम पीरियड है 1394 से 1436। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं उनकी बायोग्राफी के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि कभी भी बायोग्राफी से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको डिस्कस कर रही हूँ। तो आइए हम देख लेते हैं। उनका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो है किंग स्क्वायर,
तो इसके बारे में कुछ क्या है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इट रिप्रेजेंट किंग्स लव एपिसोड विद लेडी जेन बिफोर्ड नीज ऑफ हेनरी फोर्थ। तो ये राइम रॉयल में लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम आपको ये बता दें कि राइम रॉयल को इन्वेंट करने वाले जो राइटर थे, जिनका नाम था जियोफ्री चौसर, ये आप अच्छे से जानते होंगे। और मैंने अपने वीडियो जो मैंने चौसर पे बनाया है उस पर मैंने अच्छी तरह से बताया भी हुआ है कि राइम रॉयल को इन्वेंट करने वाले जियोफ्री चौसर हैं। और राइम रॉयल की जो कि 7 लाइन की एक स्टैंजा होती है, और उसकी जो राइम 7 लाइन की स्टैंडा होती है, और उसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है ABABBCC। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन राइम रॉयल के विषय में। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जो ये किंग स्क्वायर है, इसमें जेम्स फर्स्ट ने क्या बताया है। तो ये जो स्टोरी है, ये किंग्स और लेडी जेन विफोल्ड के बारे में इसमें बताया गया है। और लेडी जो जेन विफोल्ड थी वो कौन थी? हेनरी फोर्ड की वो भतीजी थी। नेक्स्ट इनका जो वर्क है द बैलेड ऑफ गुड काउंसिल, यहाँ पर सिर्फ आपको टाइटल याद करना है। नेक्स्ट है क्राइस्ट लड़का ऑन द ग्रीन, इसका भी सिर्फ आपको टाइटल पता होना चाहिए कि इन्हें जेम्स फर्स्ट के द्वारा ये लिखे गए हैं। और लास्ट में है रेबरिस टू द प्ले। तो ये यहाँ पर मैंने 4 उनके वर्क्स को डिस्कस किया है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है किंग स्क्वायर, जो कि राइम रॉयल में लिखा गया था। और इसमें जेन बिफोर्ड जो कि हेनरी फोर्ड की नीज है, उनके लव अफेयर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स, तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट राइटर की ओर। तो फ्रेंड्स, इसमें हम रॉबर्ट हेनरीसन के बारे में इस स्लाइड में अब डिस्कस करते हैं, जो कि नेक्स्ट चौसेरियन है, स्कॉटिश। तो इनका टाइम पीरियड है 1403 से 1506। और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसमें जो सबसे पहला है वर्क्स, जो कि इम्पोर्टेंट भी बहुत है, द टेस्टामेंट ऑफ रिसीड। इस वर्क में ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए मोरलिस्ट एंड इट इज ऑल्सो लाइक चौसर्स ट्रॉलिस एंड ग्रिसीड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि जो ये वाला वर्क्स है टेस्टामेंट ऑफ ग्रिसीड, जैसा कि ग्रिसीड वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि ये इसको ने चौसर के वर्क्स ट्रॉलिस एंड ग्रिसीड से ही इंस्पायर्ड होकर रॉबर्ट हेनरीसन ने लिखा था। और यहाँ पर चौसर के साथ साथ जो विलियम शेक्सपियर थे, उन्होंने भी ट्रॉलिस एंड क्रिसीडा लिखा है। तो ये तीनों राइटर के जो वर्क्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं, तो इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। चौसर का जो वर्क है ट्रॉलिस एंड क्रिसीड, शेक्सपियर का है ट्रॉलिस एंड क्रिसीडा, और रॉबर्ट हेनरीसन ने टेस्टामेंट ऑफ ग्रिसीड। तो आपको ये अपने माइंड में याद रखना है। नेक्स्ट वर्क है मोरल फेबल्स ऑफ एशोप। इट इज ऑल्सो रिटन इन राइम रॉयल फॉर्म एंड इट इज द लॉन्गेस्ट वर्क ऑफ रॉबर्ट हेनरीसन। नेक्स्ट रॉबिन एंड मकैन, इट इज रिटन इन पेस्टरल फॉर्म। ये इनका पेस्टरल वर्क है, पेस्टरल फॉर्म में लिखा गया है। यानी इस वर्क में जो भी थीम है, जो भी बैकग्राउंड है, वो नेचुरल सीन से ही लिया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। नेक्स्ट है ऑर्फीज एंड यूरिडाइस, इट इज अ क्लासिकल सब्जेक्ट एंड राइम रॉयल। ये भी इनका राइम रॉयल में लिखा हुआ वर्क है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्कॉटिश चौसेरियन है, उनके मोस्टली उसमें स्कॉटिश चौसेरी में जितने भी राइटर हैं, उनके जो मोस्टली वर्क है वो राइम रॉयल में ही लिखे गए हैं। जैसा कि जियोफ्री चौसर ने भी राइम रॉयल में ही अपना वर्क्स लिखा है, और ये राइटर ने भी उन्हीं से फॉलो करके अपने वर्क्स में राइम रॉयल फॉर्म को यूज़ किया है। और ये ऑर्फीज एंड यूरिडाइस एडेप्टेशन है ऑफ बोथियस। ये एक रोमन फिलोसफर हैं, उनके वर्क से इन्होंने अडॉप्ट किया है, और इस वर्क में उनके एडॉप्टेशन के कई ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। नेक्स्ट है द वुल्फ एंड द लैम। इट ऑल्सो he also satirizes the oppression of the poor. In this poem, lamb signifies the poor and the wolves stand for the rich. जैसा कि ये वर्क्स, ये टाइटल ही इंडिकेट कर रहा है कि वोल्फ यहाँ पर सिग्निफाई किया गया है, रिच को यहाँ पर बताया गया है, और लैम्ब यहाँ पर पुअर को सिग्निफाई कर रहा है। और इस वर्क में उन्होंने जो पुअर की कंडीशन है उन पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा हेनरीसन ने इस पोएम के माध्यम से दिखाया है।
तो फ्रेंड्स ये हो गए रॉबर्ट हेनिसन के जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, यहाँ पर मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। और लाइट आई होप आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो वी विल बी प्रोसीड इन द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल बी सी द नेक्स्ट राइटर ऑफ स्कॉटिश चौसेरियन। इस स्लाइड में हम विलियम डनबर को डिस्कस करेंगे, उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ स्कॉटिश चौसेरियन और इनके वर्क्स को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाले हैं, बहुत अच्छे से आपको इनको लर्न करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इनका वर्क्स है द थ्रिजिल एंड द रोज, जो कि एक एलेगरी फॉर्म में लिखा गया है। इट इज रिटेन टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ जेम्स फोर्थ टू मार्गरेट ट्यूडर डॉटर ऑफ हेनरी सेवेंथ। तो इस इनके वर्क्स में जेम्स फोर्थ की मैरिज मार्गरेट ट्यूडर जो कि हेनरी सेवेंथ की डॉटर थी, उनके सेलिब्रेशन की बात इस वर्क में की गई है और ये वर्क्स एलेगरी फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको जो लर्न करना है वो ये कि इसमें सेलिब्रेशन द मैरिज ऑफ जेम्स फोर्थ टू मार्गरेट ट्यूडर। नेक्स्ट वर्क के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कि जिसका नाम है द गोल्डन बार्ज। ये एक लव एलेगरी है और 9 लाइन स्टैंजा में ये लिखी गई है। ये भी इनका वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी अच्छे से लर्न कीजिए। नेक्स्ट है द टाइडिंग फ्रॉम द सेशन। इट इज एन अटैक ऑन लॉ कोर्ट। लॉ कोर्ट के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है द लैमेंट फॉर द मैकेरीज। तो ये स्लाइड में ये 4 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है द सटायर ऑन एडिनबर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको इसका टाइटल इंपॉर्टेंट है, टाइटल आपको याद रख लेना है। इसके बाद है द डांस है 7 डेडली सिंस। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ विलियम डनबर। इट इज रिटेन इन 11 स्टैंजा ऑफ 12 लाइन्स ईच। ये 11 स्टैंजा में लिखा गया वर्क्स है और इसमें हर स्टैंजा में 12 लाइन्स हैं। तो ये पॉइंट आपको, ये वर्क्स आपको रिमाइंड करना है, अच्छे से लर्न करना है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि 11 स्टैंजा में लिखा गया वर्क है। नेक्स्ट है द फ्लाइंग ऑफ डनबर एंड कैनेडिड। इसका सिर्फ टाइटल इंपॉर्टेंट, आपको टाइटल सिर्फ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है द टू मैरी वीमेन, जो कि एक कोर्स सटायर है। जैसा कि हमने देखा कि विलियम डनबर एक सटायरिस्ट भी हैं, उन्होंने अपने वर्क्स में कई थीम पर भी सटायर किया हुआ है। तो इसके बाद है जो इनका सबसे लास्ट है द डेविल्स इनक्वेस्ट। द वर्क रिमाइंड अस ऑफ चॉसर्स वाइफ ऑफ बोथ। ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। इसमें आपको ये रिमाइंड करना है कि जो इसकी स्टोरी है वो हमें रिमाइंड करवाती है जो चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है, जो कि एक कलेक्शन ऑफ स्टोरियों का कलेक्शन है और उसमें एक स्टोरी है वाइफ ऑफ बाथ की, उसके बारे में ये हमें रिमाइंड करवाती है। तो आई होप आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से ये विलियम डनबर के वर्क हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है डांस ऑफ 7 डेडली सिंस, द डेविल्स इनक्वेस्ट, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। और फ्रेंड्स आप इनकी एक लिस्ट जरूर बना लीजिएगा जिससे आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। तो आइए अब हम नेक्स्ट वर्क को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट राइटर को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है गैविन डगलस 1474 1522 एंड वी विल डिस्कस अबाउट हियर इन फर्स्ट वर्क्स द प्लेस ऑफ ऑनर। इट इज an imitation of Chaucer House of Fame and it is also written in allegory form. If you discuss about it that चौसर का जो वर्क्स है हाउस ऑफ फेम विच इज रिटन इन इटालियन पीरियड, जो कि इटालियन पीरियड में लिखा गया था, उसको उन्होंने डगलस ने पढ़ा और अपने वर्क्स में इसको इमिटेट किया है उन्होंने। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि प्लेस ऑफ ऑनर किस राइटर के वर्क से इमिटेट किया है। चौसर का जो वर्क है हाउस ऑफ फेम से इमिटेशन है ये। नेक्स्ट है किंग हार्ट। इट इज ऑल्सो एलेगरी फॉर्म, ये भी एलेगरी फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट है कॉन्साइसेंस और सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनीड। ही ट्रांसलेटेड वर्जिन एनीड। इन्होंने वर्जिन का जो वर्क है एनीड उसको ट्रांसलेट किया है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऐसे कौन से राइटर हैं जिन्होंने वर्जिल का जो वर्क्स है एपिक है एनीड उसको ट्रांसलेट किया है। तो आपको ये याद रखना है कि डगलस थे जिन्होंने वर्जिल के एनीड वर्क को ट्रांसलेट किया है। तो आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो सबसे लास्ट राइटर हैं सर डेविड लिंडसे और स्कॉटिश चौसेरियन के भी ये लास्ट राइटर माने जाते हैं। तो उनका जो टाइम पीरियड है 1490 से 1555 एंड इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स जो भी हैं यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किए हैं। इनके सिर्फ टाइटल आपको लर्न करने हैं, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पढ़नी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया है, और आपको भी सिर्फ इनके टाइटल पढ़ने हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो इनका वर्क्स है स्क्वायर मिलड्रम, नेक्स्ट है द ड्रीम, और इसके बाद द टेस्टामेंट एंड कंप्लेंट ऑफ द पेपिंगो। ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क माना गया है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी भी आपको नहीं कहीं से पढ़नी है, चाहे वो विकीपीडिया से हो या फिर ब्रिटानिया अदर जो सोर्सेज हैं उनसे नहीं पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट है एनी प्लीजेंट सटायर ऑफ द थ्री स्टेट। तो ये इनके 4 इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो कि आपको सिर्फ इनके टाइटल पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो स्कॉटिश चौसेरियन पर जो मैंने बनाया, और ये वीडियो स्कॉटिश चौसेरियन पर जो मैंने बनाया है वो आपके नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशेंट है। आपको कहीं से भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गेन करनी है। यही वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी ये वीडियो मैं अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।